2 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार संसद में एक बिल लेकर आई। उस बिल का नाम रखा गया वक्फ संशोधन अधिनियम, जिसके तहत वक्फ संशोधन के लिए यहाँ पर बोर्ड के अंतर्गत आने वाली तमाम उन संपत्तियों की निगरानी कानूनी व्यवस्था के अंदर करना था। ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि वक्फ में बहुत सी ऐसी संपत्तियां हैं जो विवादित हैं, जिनको लेकर के कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, जिनको लेकर के लगातार विवाद बढ़ते रहते हैं और जो वास्तविक पीड़ित हैं उन तक उसका लाभ भी नहीं पहुंचता है, उनको न्याय भी नहीं मिलता है, जिसको लेकर के लगातार संसद में हंगामा भी देखने को मिलता रहा। और यहाँ तक कि वोट की फाइटिंग जो थी वो इतनी क्लोज दिखी कि यदि कुछ मतदान इधर से उधर होता, यानी कि एनडीए के कुछ सहयोगी दल यदि इस वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ उतरते तो मोदी सरकार इस बिल को लाने में विफल भी हो सकती थी। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा में 288 वोट पड़े, इसके बाद राज्यसभा में भी 128 वोट पड़े और कुल मिलाकर के संसद के दोनों सदनों से इस बिल को केंद्र सरकार पास करवाने में कामयाबी हासिल करती हुई नजर आई। ये बिल राष्ट्रपति के पास जा चुका है, जहां पर इसकी आधिकारिक तौर पर अंतिम अमली जामा पहनाया जाना है। लेकिन यहां राजनीति भी चरम सीमा पर है। बिहार में जिस तरीके से सत्तारूढ़ जेडीयू के कई नेताओं ने, यहां पर विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय से आने वाले नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया, ये कहते हुए कि नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड की स्थापना सेकुलरिज्म के आधार पर की थी और नीतीश कुमार अब एक धर्म विशेष की राजनीति में साझेदार हैं। इसीलिए अब बिहार के अल्पसंख्यक यानी कि बिहार के मुसलमान नीतीश कुमार पर अपना विश्वास नहीं जताते हैं और आगामी वक्त में चुनाव के दरमियान इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। लिहाजा विपक्ष लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर के चुनावी माहौल बनाने में जुटा हुआ है, जबकि नीतीश कुमार के लिए बड़ा चैलेंज बिहार में है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पर चंद्रबाबू नायडू का भी स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी के भी तमाम विधायक इस वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर कुछ बहुत ज्यादा संतुष्ट दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस वक्फ बिल के विरोध की आज आंध्र प्रदेश, बिहार और अब उत्तर प्रदेश की तरफ आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता दद्दू प्रसाद ने पार्टी की तमाम यहाँ पर जो सदस्यता थी और उनके पास जो पद थे उनसे इस्तीफा दे करके ये ऐलान कर दिया है कि अब बीएसपी जो है वो अंबेडकर और कांशीराम के विचारों पर नहीं चल रही है। समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने थामा है और उनका कहना है कि आगामी वक्त में पीडीए को मजबूती देकर समाज को एकजुट रखने में वो अपना योगदान देना चाहते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में क्या उत्तर प्रदेश में भी सेकुलरिज्म के आधार पर बनी विभिन्न पार्टियों में बड़ी टूट-फूट देखने को मिलेगी, विशेष तौर पर बहुजन समाज पार्टी में, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने लगातार लंबे वक्त तक मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर प्रदेश की सत्ता में शासन किया है और मायावती का एक सियासी मजबूत जो प्रभाव है उसमें अल्पसंख्यकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में मेरी मौजूदगी है, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं आज ये जो बसपा में जो उठापटक देखने को मिली है, ये जो हलचल देखने को मिली है, ये आगे आने वाले वक्त में क्या और ज़्यादा कहीं ना कहीं एक बागी रुख अख्तियार कर सकते हैं नेता? ये आज जो है ये फैलती हुई नजर आ सकती है और यदि ऐसा हुआ तो फिर अखिलेश यादव या कांग्रेस पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 में यहाँ पर माहौल बना पाना कितना आसान देखते हैं? देखिए, जाहिर बात है उत्तर प्रदेश में मायावती ताकतवर नेता हैं, बीएसपी कई बार सत्ता में भी रह चुकी है। लेकिन जिस तरीके से अगर दिनेश जी हम अगर फिलहाल के माहौल को देखें, फिलहाल के जो सिनेरियो उसको देखें, तो यहाँ पर मायावती और बीएसपी लगातार न सिर्फ कमज़ोर साबित हो रहे हैं बल्कि एक समय उनके जो दर्जनों सांसद हुआ करते थे और सैकड़ों से भी ज़्यादा उनके विधायक हुआ करते थे, वो संख्या घटकर अब 0 तक भी आ गई है। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में महज एक उनका विधायक है और सांसद तो कोई है नहीं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो बसपा है उसकी जो पॉलिटिकल जो करियर है अब उसके ऊपर फुल स्टॉप या पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। जो बड़े नेता हैं वो पहले ही अलग हो चुके हैं। वैसे में अगर दद्दू प्रसाद जैसे नेता भी बीएसपी से अलग हो जाएंगे और सपा में जाकर शामिल हो जाएंगे तो ये आप मानकर चलिए कि यहाँ से बीएसपी को अपना वोट बैंक
बचाना, अपनी सीटें बचाना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि 1.5 साल के बाद उत्तर प्रदेश में लगभग चुनाव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे में बीएसपी ने जो अब तक अपने आप को मजबूत रखा है उत्तर प्रदेश में, अब उनकी जो स्थिति है वो बद से बदतर होती हुई दिखाई पड़ सकती है। क्योंकि पहले ही आप देखें 2022 में उनके हिस्से में एकमात्र महज विधायक चुनाव जीतता है। जो पार्टी 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में आती है, वो पार्टी 10 से 15 सालों के अंदर इस लेवल पे पहुंच जाती है कि उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे अधिक मजबूत वो पार्टी नजर आती है, मायावती नजर आती हैं, उनको महज एक विधानसभा सीट मिलती है। 2024 में एक बार फिर ऐसा लगता है कि मायावती एक बड़ा कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जनाधार उनके पास में है उसको कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेती। बिल्कुल, लेकिन वो सब हो नहीं पाया। अब आपने देखा कुछ दिनों पहले जिस तरह से अपने भतीजों को भी उन्होंने साइडलाइन कर दिया है, वो ये बताता है कि इस समय बीएसपी की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, नाजुक स्थिति। ऐसे में अगर इस तरह के नेता उनका साथ छोड़ते हैं तो बीएसपी के लिए अपना दामन बचाना, अपनी राजनीति बचाना मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में। अमन जी, रोकना चाहूंगा यहाँ पर, लोकसभा चुनाव में क्या इंडिपेंडेंट अकेले चुनाव लड़ना मायावती के लिए एक टफ फैसला था ये? यदि वो इंडिया अलायंस में शामिल होती तो कहीं ना कहीं जो है नंबर्स उनके फेवर में हो सकते थे। राजनीतिक रूप से जो कमजोर पकड़ हुई है बीएसपी की, उसको कहीं ना कहीं डैमेज को कंट्रोल कर सकती थी। देखिए बिल्कुल, और इसमें कोई मुझे लगता है कि मायावती को सोचना भी चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वो एकला चलो की नीति पे चलने की बात करती हैं, एक समय जाहिर बात है कि उनके पास में वोट बैंक था, 18-20% जो दलित वोट था, मुस्लिम वोट बैंक तो उनके पास था, और तमाम समुदायों का उनके पास वोट बैंक था। और ये भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो उन्होंने जातिगत जो रणनीति बनाई थी, समीकरण बनाए थे, वो उनको बहुत फ़ायदा भी पहुंचाया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने देखा कि अब एकला चलो पर वो चल रही हैं और यहाँ पर किसी भी पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं करना चाहती हैं। अखिलेश यादव ने तमाम कोशिश कर ली और भी तमाम दलों ने कोशिश कर ली, लेकिन मायावती ये बात अंत तक कहती रही कि मैं अपने बलबूते सीटें लेकर आऊँगी। लेकिन जब रिजल्ट सामने आते हैं उनके हिस्से में एक भी सीट नहीं आती है। और इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी देखने को मिलती है दिनेश जी कि जहां एनडीए कुनबे को जो 15-16 सीटें मिलती हैं एक्स्ट्रा, वो मायावती की वजह से मिलती हैं, और वहीं इंडिया गठबंधन को जो 15-16 सीटों का नुकसान होता है वो मायावती की वजह से होता है। तो अब यही जो राजनीति के जानकार कहते हुए नजर आते हैं कि भाई क्या मायावती खुद चुनाव जीतने और हारने की कह सकते हैं परवाह ना करके दूसरे दलों को हार और जीत के लिए चुनाव लड़ रही है? तो ये उनके लिए बड़ा मुश्किल फैसला हो रहा है, क्योंकि अपने आप को इस्टेब्लिश करना दोबारा इतना आसान नहीं होगा। और ऐसे में दद्दू जैसे बड़े नेता अगर उनका साथ छोड़ते हैं तो मायावती के लिए आप यकीन मानिए आने वाला टाइम बहुत टफ होने वाला है। कह सकते हैं कि बहुत उनका जो हाल है पॉलिटिकल तौर पे बहुत बदतर स्थिति में जाने वाला है, क्योंकि जो उनका कह सकते हैं कोर वोटर था वो भी उनसे छिटक कर दूसरे पाले में चला गया। और देखिए आज़ाद जिस तरह से खुद को मजबूत कर रहे हैं, और लोग भी ये बात कह रहे हैं कि अब अगर उनको अपना हीरो कोई तलाशना है, खासकर दलित अगर हम लोगों की बात करें तो वो आज़ाद में अपना हीरो तलाश रही है। और यही बात लगातार बीएसपी और तमाम जो उनके नेता हैं उनको खटक रही है कि आज़ाद के मजबूत होने के चलते बीएसपी का जो जनाधार है वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है। बीएसपी का जनाधार सिकुड़ रहा है, बीएसपी का जनाधार उत्तर प्रदेश की जमीन से खत्म हो रहा है, बीजेपी का संगठन उत्तर प्रदेश में कमजोर हो रहा है। पिछले दिनों जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर बुलाई बहन कुमारी मायावती ने, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है ये काम करने का तरीका ठीक नहीं है। ऐसे में प्रदेश के ऊपर सबकी नजरें रहती हैं, और उन्होंने कहा कि जो यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है ये आने वाले वक्त में प्रदेश की जनता के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि एक विशेष वर्ग को निशाना बनाकर यहां आप राजनीतिक रोटियां नहीं सेक सकते। मनीष मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष, कैसे देखते हैं अखिलेश यादव पर चुप्पी साधे रखना, बीजेपी को निशाना बनाना, मायावती क्या अब अपने तुरनीर से वो तरकश का जो तीर निकालना चाहती हैं, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में 2027 में या तो समाजवादी पार्टी के साथ बुआ भतीजे की जो जोड़ी है वो रंग लाती हुई नजर आए, या फिर मायावती कहीं ना कहीं गठबंधन में यहाँ पर जिस तरीके से जो तमाम रणनीतियां तैयार करती हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ भी उनके संबंध अच्छे हैं, तो क्या यहाँ पर बीजेपी से किनारा करके अपनी राजनीतिक जमीन को वापस मजबूत करने के इरादे से आगामी वक्त में जमीन पर उतरने वाली है? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो कुछ समय पहले जिस तरह से आकाश आनंद पर बड़ा एक्शन लेते हुए मायावती ने उनको पार्टी से बेदखल कर दिया, उससे पहले उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ पर भी एक्शन लेती हुई नजर आई थी। ये कहते हुए नजर आई थी कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते अशोक सिद्धार्थ पर यह एक्शन लिया गया है। आकाश आनंद की पैरवी कर रहे थे, इसके चलते आकाश आनंद पर एक्शन लिया गया। तो ऐसे में मायावती की जो तमाम फेरबदल कुछ समय में देखने को मिले हैं वो ये दर्शाते हैं कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश
प्रदेश में मायावती कुछ बड़ा यहाँ पर फैसला करती हुई नजर आ सकती हैं। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ पर गठबंधन करती हुई नजर आए, क्योंकि पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के साथ यहाँ पर गठबंधन करके अच्छी खासी सीटें हासिल की हैं, जिसके चलते बुआ भतीजे की जोड़ी उनको नाम दिया जाता था अखिलेश और मायावती को। उसके बाद उनके संबंध बिगड़े, उन्होंने उनसे नाता तोड़ा। उसके बाद फिर अपने दम पर राजनीति करने की जो उन्होंने ठानी, उसके बाद लगातार मायावती की पार्टी का ग्राफ धीरे धीरे गिरता चला गया। और अब जिस तरह से यहाँ पर मायावती एक्शन लेती हुई नजर आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी से किनारा करती हुई नजर आ रही हैं, तो हो सकता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मायावती किसी बेहतर रणनीति को जो तलाश रही थी, वो रणनीति अब उनके हाथ लग गई हो। तो उस रणनीति के माध्यम से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के तमाम समीकरणों को साधने का प्रयास मायावती कर सकती हैं, क्योंकि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब उपचुनाव होते हैं उस दौरान भी मायावती तमाम बड़े बड़े दावे करती हुई नजर आती हैं, लेकिन एक भी सीट उनके हाथ नहीं लगती है। तो हो सकता है इन तमाम हार से कहीं ना कहीं मायावती को जो झटका लगा है उससे अब उभरने के लिए मायावती अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए इस तरह के फैसले ले रही हों और आने वाले समय में अपनी पार्टी को, अपने संगठन को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा ऐलान करती हुई नजर आए, जिसके चलते तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक बड़ा संदेश और चैलेंज यहाँ मायावती की तरफ से दिया जा सके। बिल्कुल, बड़ी राजनीतिक पार्टियों को चैलेंज देने के लिए मायावती अपनी जमीन की तलाश कर रही हैं, लेकिन दलित वोट बैंक, जो सबसे मजबूत वोट बैंक मायावती का, क्या वो 2027 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर मायावती का सहयोग समर्थन करेगा? क्योंकि जिस तरीके से संगठन कमजोर हुआ है वो लगातार राजनीतिक तौर पर मायावती के लिए चुनौती बना हुआ है।